दोस्तों, आ गए हैं हम फिर से कुछ बेहतरीन सा लेके। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, थोड़े अलग अंदाज में। शायद आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मतलब चीजें तो वही होंगी बट थोड़ा हम अपना जैसे हम साइंस बैकग्राउंड से हैं हम लोग। मेरे साथ विजय हैं जो बैकग्राउंड में है, जो काफी हेल्प करती है मेरे। तो हमारा मकसद है रिवीजन का, क्योंकि यूपीएससी इज अप्रोचिंग। सो और अब हम वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चलिए लाइट्स ऑन। तो शुरुआत हम करते हैं जीडीपी से। नाम तो बहुत सुना होगा आपने जीडीपी, लेकिन आप समझेंगे कि जीडीपी आखिर है क्या। तो देखो थोड़ा मैथमेटिकल वे से मैं जाऊंगा, बस आप एक बार बने रहिए साथ। आधा घंटा देखेंगे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज। एक बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में हम चलेंगे। तो जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल द आउटपुट इन ए कंट्री। कंट्री कहां से आया? डी से। डी वर्ड है डोमेस्टिक। हम सारी चीजें समझेंगे, बस आप एक बार देखते रहिए। अच्छा, हमने एक डेफिनेशन लिखी बड़ी सिंपल सी कि वैल्यू ऑफ ऑल द आउटपुट इन ए कंट्री। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, कोई टेक्निकलिटी नहीं। तो अब देखो देश में दो लोग रहते हैं, एक तो उसके रेजिडेंट और एक बाहर की कंपनियां। तो अब आउटपुट दो तरीके से प्रोड्यूस होगा। आउटपुट दो तरीके से प्रोड्यूस होगा। एक तो आउटपुट बाई हम क्या बोल सकते हैं कि इंडियंस। ठीक है भाई, इन इंडिया। देखो हम यहाँ पे डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो सब कुछ इन इंडिया होगा। और अगर दूसरा मैं बोलूंगा आउटपुट बाय फॉरेनर्स, ध्यान दे लो भाई, कुछ थोड़ा सा आपको अलग सीखने को मिलेगा आज। तो बेसिक मैथ्स यूज करेंगे। इसको हमने ए मान लेते हैं भाई, इसको हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जीडीपी क्या हो गया? ए प्लस बी। इसमें कोई डाउट है भाई? जीडीपी कुछ नहीं है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में कितना नेट पैसा है उसको हम बेसिकली किससे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि हमारे देश में कितना चीज प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वही बिकेगी, वही बिकेगी तो उसके जितने पैसे होंगे वही नेट पैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? बेसिकली हम पूरे पैसे को गुड से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या समझ लिया कि जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस इन ए कंट्री। अच्छा, आउटपुट एक तो इंडियंस इंडिया में रखेंगे, एक फॉरेनर्स इंडिया में रखेंगे। अच्छा, अभी ये आपको समझ आ गया? अभी हम रिलेट करेंगे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को। तो इनमें थोड़ा है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज हम इसको बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो देखो ये क्या है? अच्छा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं? जीएनपी। इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत ही ऑब्वियस डेफिनेशन। वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट। देखो शब्दों का फर्क रहेगा, ध्यान से देखना, यहां तक बिल्कुल डिट्टो है। बाय इंडियंस। क्या कह रहा हूं? देखो नेशनल, वहां क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक। वहां मतलब नहीं है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वहां मतलब है कि कहां प्रोड्यूस हो रहा है, इन ए कंट्री। यहां क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट बाय, कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है? बाय इंडियंस। तो वही है। अब दो प्रकार के इंडियंस है। देखो आउटपुट दो प्रकार का होगा यहां भी, आउटपुट बाय इंडियंस। अब इंडियंस तो भारत में भी है और विदेश में भी है। तो पहला तो हो गया आउटपुट बाय इंडियंस इन इंडिया। भाई बेसिक चीज है, बस इनको थोड़ा सा समझते चलो। और दूसरा आउटपुट बाय इंडियंस, करेंगे इंडियंस ही, लेकिन भाई अब सुंदर पिचाई बाहर रह रहा है, इन फॉरेन। देखो बहुत ही बेसिक दोनों मैंने डेफिनेशन लिखी है, कुछ भी फर्क नहीं है। ग्रोस
हम अभी ग्रोस नेट के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, पूरा जीडीपी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल द आउटपुट इन अ कंट्री। जीडीपी कंसेप्ट है कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है, जीएनपी कंसेप्ट है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो इसको हमने मान लिया भाई सी, और इसको हमने मान लिया भाई डी। बेसिक मैथमेटिक्स। तो जीएनपी क्या हो जाएगा बताना भाई, दोनों का जोड़। भाई देखो सी सेट भी देना है आपको, ये मत भूलना, बेसिक मैथ्स आना चाहिए। देखो बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है भाई? 1। नीचे वाली इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन 2। अब देखो भाई नीचे जीएनपी सही है। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है? नो सर। इतनी बात में किसी को एक डाउट है? अच्छा, लेकिन तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि ए और सी सेम है। किसी बच्चे को दिखाए? आउटपुट बाय इंडियंस इन इंडिया एंड आउटपुट बाय इंडियंस इन इंडिया सेम ही चीज है। तो हमने यहां लिख दिया कि एज ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी है, इसमें कोई डाउट? तो मैं हाँ ठीक है, यहीं से नीचे कर रहा हूं, आ रहा है वीडियो में? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक सा दोनों को जोड़ दे रहा हूं। ठीक है भाई, जीडीपी प्लस जीएनपी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सीडी। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा जोड़ना है तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत आई जोड़ने में? दिक्कत तो कौन, पर जीडीपी और जीएनपी ने क्यों जोड़ा नहीं, जीडीपी जीएनपी में हम रिलेशन निकाल रहे हैं भाई। अच्छा, तो क्या ये बात समझ में आई? जीडीपी जीएनपी में हम क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन निकाल रहे हैं। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ तो भाई हम कहाँ थे? यहाँ थे। हम बेसिक मैथ्स का यूज करेंगे, बेसिक मैथ्स का। देखो अभी हमें किस में रिलेशन चाहिए? एक सेकंड भाई, हमें रिलेशन किस किस में चाहिए भाई बताना? जीडीपी और जीएनपी में। अभी हमने कोई टेक्निकल टर्म का अभी यूज नहीं किया है, पहले हम डिराइव करेंगे फिर उस टेक्निकलिटी पे पहुंचेंगे। तो देखो अगर सी को मैं ए को सी बोल सकता हूं तो यहाँ ए लिख सकता हूं क्या? यहां से सी को रिप्लेस कर दूं, ए ही बोल दूं। अच्छा मैं अब यहां से बोल सकता हूं कि ए को मैं यहां पुट कर दूं। अच्छा ए की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से बताना भाई? ए की वैल्यू क्या है? जीडीपी माइनस बी। क्या ये बात आई समझ में किस सबके? ए की वैल्यू क्या है भाई? जीडीपी माइनस बी। बेसिक मैथ्स, नथिंग टू वरी। इक्वेशन 3 इसको बोल रहा हूं, कुछ नहीं है, दो बेसिक चीजें लिखी हैं, बेसिक डेफिनेशन लिखी है। अच्छा अब जब ए को, अब मैं 3 को क्या कर रहा हूं? पुट 3 into 3 को मैंने किस में कर दिया? पुट 2 में। करना भाई एक बार मेरे साथ साथ चलो। जीएनपी वैसे का वैसा रहा, जीडीपी माइनस ए की जगह हमने क्या कर दिया? जीडीपी माइनस बी प्लस में डी। हाउ नाइस। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करो यार। पहले माइनस अच्छा लग रहा है? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घूम के वाई आगे जो हा देखो अभी एक चीज आ गया, तुम कहोगे सर जी ये क्या लिया, ये तो बड़ा डी बी कुछ समझ सा नहीं आ रहा। तो डी को अब जाके उधर देखते हैं भाई। डी क्या है? आउटपुट बाय इंडियंस इन फॉरेन, मतलब भारतीय लोग जो फॉरेन में कमा रहे हैं, जो भारत, और वो पैसा कहां आएगा? इंडिया में आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि इंडियंस कमा रहे हैं। तो हमको कह सकते हैं वो पैसा इंडिया में आ रहा है। और दूसरा कौन सा है? बी क्या है? आउटपुट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, वो पैसा फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं, वो पैसा क्या हो रहा होगा? भारत से जा रहा होगा। तो नेट क्या हो रहा होगा? नेट फॉरेनर्स के द्वारा जो पैसा है भाई, नेट देखो इस चीज को मैं समझा रहा हूं। नेट जो पैसा वो क्या है कि बाहर जो इंडियंस कमा रहे होंगे वो पैसा इंडिया में आएगा, और जो फॉरेनर्स इंडिया में है वो पैसा कहां? बाहर जा रहा होगा। तो नेट क्या हो जाएगा? जो आ रहा है माइनस जा रहा है, वही क्या है? डी माइनस बी। और ये जो फैंसी सी टर्म दोस्तों आपको दिख रही है ना, ये आपने कई बार सुनी होगी और आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन देखो हमने बहुत ही बेसिक से एक चीज हमने निकाल दी। यही क्या है? NFI
IFA, कुछ नहीं है भाई ये। तो इसी रिलेशन को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस, इसको हमने क्या नाम दे दिया, NFIFA। NFIFA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट मतलब जो पैसा आ रहा है, कौन ला रहा है, इंडियंस फॉरेन में, और जो पैसा जा रहा है वो फॉरेनर जो इंडिया में कमा रहे हैं। तो ये रिलेशन अभी तुम ध्यान रखना। अभी मैं इसका ये पूरा एक बार वापस देखो अच्छे से, क्या क्या हमने किया, एक बार ध्यान से दिमाग में बैठा लो। और अब हमें सिर्फ इतना रटना है, इतनी रामायण के बाद इतना रटना है। हमें क्या रटना है दोस्तों, कि जब भी एन नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, क्या जाना है, ये सूत्र, ये मतलब ये फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा, अब रट लो, लेकिन पहले समझना है फिर रटना है। एट द एंड रटना ही है, लेकिन पहले समझना है। तो हमेशा क्या करना है, नेट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIFA। किसी भी कंट्री के लिए ये फॉर्मूला, किसी भी चीज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। मतलब नेशनल से डोमेस्टिक में हमें जाना है, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या ये बात, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया। तो इस सारी रामायण के बाद हम एक कोने में हमारा ये फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूला नहीं, ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया इसको लिख लेते हैं। ये क्या समझ में आया सब लोगों के। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIFA। पूरे लेक्चर में हमारे बहुत काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। NFIFA समझ में आ गया भाई, कोई इसमें दिक्कत है? तो ये हमने पहला फॉर्मूला बड़ी बेसिक तरीके से समझ लिया। इसमें कुछ भी रामायण नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ आए। दूसरा हम बात करते हैं इस जी की। अब मैं GDP के पहले मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी थी, लेकिन हम अब लिख रहे हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, दो कंसेप्ट होते हैं, बात ये इकोनॉमिक्स की नहीं है, हर चीज की है। ग्रोस और दूसरा नेट। ग्रोस और नेट, इसको एक बेसिक तरीके से मैं समझना चाहूंगा। मान लो आपके जेब में 100 रुपए हैं और आप जा रहे हो आपके घर, तो मम्मी का फोन आया, तो या दोस्त का फोन आया, वो कह रहा है भाई पार्टी आके देनी है। तो दोस्त कह रहा है कि भाई कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। तो अब तुम अगर उसको बोल रहे हो कि मेरे पास 100 रुपए है, तो ये तुम बेवकूफ हो, क्योंकि बेसिक सी बात है कि तुम्हारे घर तक का 20 रुपए तो किराया है, वो तो क्या हो जाएगा, वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास। मतलब नेट पैसा तुम्हारे पास क्या है, 100 माइनस 20, मतलब कुछ ऐसा पैसा है जो तुम यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो। या तुम ऐसा कह सकते हो कि वो रास्ते में लॉस्ट होगा ही होगा, या टाइम के साथ वो लॉस्ट हो जाएगा। तो सेम टू सेम कंसेप्ट अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम बात करें, मान लो एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए मशीनें लगी हुई हैं उस फैक्ट्री में, तो हर साल उन फैक्ट्री के जो मशीनें लगी हुई हैं उनके वियर एंड टीयर में जो खर्चा आएगा वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कंसीडर हमें करना पड़ेगा। तो जो वियर एंड टीयर होता है इसमें कैपिटल गुड्स में, उसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है भाई, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन। तो एक दूसरा फॉर्मूला हमारा हमेशा ये रहेगा कि ग्रोस बराबर नहीं, नेट बराबर, नेट क्या रहेगा, जो ग्रोस जो दिख रहा है, जो 100 रुपए तुम्हारे जेब में है लेकिन वो है नहीं, उसमें से हमेशा क्या घटाना पड़ेगा, जो किराया लगना है भाई, जो टाइम के साथ लॉस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन। क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन। तो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इतना समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ग्रोस बराबर, सॉरी, नेट बराबर ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन। साफ कीजिए ना, देखो भाई साहब बात कर। अच्छा, अब मैं मिटा रहा हूं मैंने। ये तो हमने समझ लिया, क्रक्स हमने समझ लिया फॉर्मूलाज का।
लेकिन अभी हमने अकाउंटिंग नहीं करी है। अभी हम एक्चुअली अकाउंटिंग पे आएंगे कि अकाउंटिंग का मतलब, अरे कुछ नहीं अकाउंटिंग यार, बेसिक तुम्हारे पास तुम पैसा कमा रहे हो तो उसको जोड़ना है बस, कुछ नहीं है। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ही क्या, उसको हम भी समझेंगे, लेकिन जो आगे टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी उनको हम समझ रहे हैं। ठीक है भाई, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब मैं 2-3 फॉर्मूले तुम्हें फटाफट दिखाता हूँ लगा के। चलो मार्केट प्राइस और फैक्टर, हाँ वो करते हैं। चलो शुरू करते हैं, बताओ जीडीपी क्या होगी? जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन चाहिए मेरे को। चलो भाई विजय बताओ फटाफट, जीडीपी और एनएफआई और एनडीपी में, सॉरी जीडीपी में और एनडीपी में रिलेशन चाहिए। डिप्रिसिएशन का क्या होगा देखो ध्यान से, डी डोमेस्टिक सेम है, कोई फर्क नहीं है, किसका है? ग्रोस और Depreciation। नेट का। तो क्या होएगा? Depreciation। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। बस अब शॉर्ट में लिखूंगा भाई सारी चीजें। दूसरा फॉर्मूला देखो, अब कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे हम। एनडीपी और जीडीपी, बताओ भाई। एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अच्छा एनएफआई और ऊपर लेना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बताओ क्या होगा? एनडीपी तो काट दिया और ऊपर है क्या? एनडीपी डिप्रिसिएशन का डाल। अच्छा एनडीपी मैंने लिख दिया है क्या? हाँ एक सेकंड रुको रुको, नहीं नहीं सही था यार, उसका भी लिख सकते हैं। हाँ दिक्कत क्या है? देखो ग्रोस नेट का हो गया हमारा, तो मैं कह रहा हूँ जीएनपी और एनएनपी बताओ। नेट तो सेम वही होगा, क्या होगा? नेट एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन। एनएनपी को पता नहीं, नेशनल इनकम है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा अब तीसरा, ये काफी कंफ्यूजिंग रहेगा, बच्चे बताएंगे, ध्यान से सुनो भाई। जीडीपी और एनएनपी, सोच लो भाई, सोच लो अच्छे से। सोच लिया। ठीक है, विजय बता रहे हैं भाई, बताओ। डिप्रिसिएशन पहले क्या लिखूं? यहाँ एनएनपी लिखूं, क्या लिखूं? जीडीपी में तो घटा दे डिप्रिसिएशन। अच्छा एनएनपी की बात कर रहा है। अब बता जीडीपी, अब क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा ये क्या आ गया? यहाँ तक की चीज क्या आ चुकी है? और प्लस में एनएफआई, ये एनडीपी आ चुकी है। एनआईएफ, अब हमें डी को एन में भी कन्वर्ट करना है, तो प्लस में क्या करेंगे? एनएफआई। एनएफआई। भाई ये तुम समझ गए ना? अगर ये तुमने मैंने अभी तक कराया उससे अगर तुमने कर दिया ना, तो ये मान लो तुम फॉर्मूलों में नहीं अटकोगे। देखो क्या क्या किया हमने, हमें कहाँ जाना है? देखो पी तो सेम है, प्रोडक्ट का कोई लोचन नहीं है। मैंने कहा था नेट से ग्रोस में जाना है, नेट से ग्रोस में जाना है तो पहले तो डेप्रिसिएशन घटाओ, घटाया। दूसरा इसमें डबल है, नेशनल से डोमेस्टिक में भी जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में भी जाना है, तो क्या करना है भाई? एनएफआईएफ ऐड करना है। ठीक है, अरे ये सारे फॉर्मूले हो गए, कभी तुम सोच रहे हो बेसिक वाले सारे फॉर्मूले हमने इन दो चीजों से कवर कर लिए हैं भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एनएफआईएफ क्लियर है। चलो अब हमारा थोड़ा अकाउंटिंग पे आते हैं, एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, और थोड़ा सा मतलब अब क्वालिटेटिवली समझते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग को। क्वालिटेटिवली अभी हमने मतलब बेसिकली एक रटने के तरीके से चीजों को समझा है। तो देखो मैं एक एग्जांपल ही समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि एग्जांपल्स आर बेस्ट। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर तुम्हें एक बार अच्छे से एग्जांपल समझ पकड़ गए ना, फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक तो रियल नॉमिनल का मतलब समझेंगे, और हम समझेंगे कि एक्चुअल में अकाउंटिंग होती कैसे है। अच्छा पहले मार्केट और बिल्कुल सब समझेंगे। अच्छा आप बताओ मेरे को, अब देखो हम बात अंदर की बातों पे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेस तैयार करते हैं। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ यार, तो अगर कोई चीज तुम्हारे पास है, एक फैक्ट्री में मान लो 100 गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसका तुम टोटल पैसा कैसे निकालोगे बताना? मतलब एक फैक्ट्री की मान लो मेरे को कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भाई, नहीं अभी फैक्टर कॉस्ट पे हम जाते ही नहीं है। मैं टोटल इनकम एक फैक्ट्री की बेसिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ फाइनल गुड्स की, क्योंकि हम सारा काम फाइनल के लिए कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल में जो इंटरमीडिएट और जो प्राइमरी होगा वो सब इंक्लूड हो जाएगा।
फाइनल वही तो होता है ना, उसमें पहले से इंक्लूड हो जाएगा। तो इनकम कैसे निकलेगी भाई, एक गाड़ी का प्राइस और टोटल गाड़ियां कितनी हुई है, क्वांटिटी। पता नहीं यार, क्या यही होगा, यही होगा ना, बेसिकली यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, टोटल इनकम या टोटल प्रोडक्शन जो हम बोल रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन का मतलब यही है कि उसमें एक गाड़ी का प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से एक गाड़ी है हमारे पास, किसकी, एल्टो कार बनाने की। ठीक है, एल्टो कार बनाने की एक गाड़ी है। तो अब देखो भाई, एक छोटी सी मैं टेबल से बनवाऊंगा तुम्हें, तो चलो देखते हैं। दो केस लेते हैं, यहां से सारे कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। हम 2021-22 और दूसरा 22-23 का केस लेते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे, केस स्टडी से सारी चीजों पे आएंगे। मान लो क्या हो रहा है कि एक कार की प्राइस कितनी है भाई, 10 लाख। ठीक है, और 2022-23 में कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं, 100। तो नेट प्रोडक्शन या वो कितना हो गया भाई, 100 इंटू में 10 लाख। इतनी बात में किसी को डाउट है भाई? टोटल कितना हो गया ये, टोटल कितना हो गया? अच्छा ये बड़ी, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया यार, ये बड़ा तो क्या है, चलो इसको 10 लाख में 2 करेंगे तो 100 करोड़ हो गए। ठीक है भाई, 2021-22 में कितना हो गया टोटल अपने पास, 100 करोड़ हो गया। ठीक है, ये क्या था, क्वांटिटी, ये क्या था, प्राइस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2022-23 में, यहां से बहुत क्रक्स हमें समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब भाई एक साल में सीधी सी बात है, पैसे तो बढ़ते हैं, गाड़ी हर साल बढ़ जाती है ना तुम्हारी। तो मैं कह रहा हूँ 12 लाख की गाड़ी हो गई, और इस बार प्रोडक्शन कितना हुआ भाई, तुम्हारे पास 90 कार हो। अच्छा 1 करोड़ में कितने होते हैं, 5, 200, सही है, 7 ही होते हैं। इस बार 90 गाड़ियां प्रोड्यूस हुई, तो ये कितना हुआ भाई, 12 में 108। अच्छा बाहर से देख के तुम्हें क्या लग रहा है, बाहर से देख के तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि भाई साहब क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई है 2022 से 23 में कंपैरिजन में। लेकिन अगर बाहर से कोई आदमी दिखेगा, जाएगा भाई तुम्हारा 2022-23 में कितने का प्रोडक्शन हुआ, वो कहेगा 100 करोड़। 22-23 में कितने का हुआ, बोले 108 करोड़। मतलब बाहर से तुम देख रहे हो तो 8 करोड़ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तुम अंदर गए और तुमने चीजों को समझा तो तुम्हें समझ आया कि भाई क्वांटिटी तो कम हुई है, एक्चुअली में बढ़ क्या गया है, प्राइस। मतलब इकोनॉमी में क्या आ गया, इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में करेंसी हीटर काम कर रहा है, मतलब जो गाड़ी पहले 10 लाख की थी वो 12 लाख की हो गई है। मतलब ये जो हमने देखा ये रियल जीडीपी नहीं है, तो यहां हम समझेंगे रियल और नॉमिनल का मतलब। देखो बात ये है कि क्वांटिटी कम होके भी टोटल इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए, इस डायलेमा को फिक्स करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हम प्राइस जो है उसके लिए एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके साथ हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि अब क्वांटिटी इनटू प्राइस में हर साल में कितना फर्क हुआ। ठीक है भाई, समझ में आया बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां हमारा क्या आ गया, बेस ईयर का कंसेप्ट। और जो फिलहाल हम बेस ईयर मान के चलते हैं कौन सा भाई, 2011-12। अब लेट्स से मैं इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं भाई, मैंने मान लिया गाड़ी 8 लाख की थी, कब, 2011-12 में 8 लाख की थी। कितने की थी, 8 लाख की। तो यहां अब मैं करूंगा 8 लाख, यहां मैं करूंगा, अरे परम इसको 2011-12 100 लिख दो, लिखते हैं बुक्स में 100 मतलब 2011-12 100 लिख।
अरे 100 का मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। आते हैं हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। तो हमने देखो इसमें ना हमने 21-22 का प्राइस को कंसीडर किया, ना हमने 22-23 का कंसीडर किया, दोनों को एक अलग सेपरेट ईयर से, बेस ईयर मतलब जहां पे, अच्छा ये बेस ईयर हम सिलेक्ट करेंगे एक क्राइटेरिया पे कि वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है कि वहां कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कंट्री में ना तो बहुत खतरनाक सा इन्फ्लेशन हो, ना कोई रिसेशन की कंडीशन हो, या किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से इस कार की कीमत बढ़ गई हो। मतलब हमें वो ईयर कैलकुलेट करना हो, मतलब कंसीडर करना है जो एक बहुत ही नॉर्मल ईयर है। समझ रहे हो बात को? तो देखो अब मैंने 8 लाख यहाँ किया, तो अभी कितना आया देखना, तो यार 21-22 में 80 lakhs, और ये कितने आए भाई 800 lakhs, और ये कितने आए भाई, और ये तो गड़बड़ सी करती है, कोई नहीं चलो उस पे मत जाना भाई, कैलकुलेशन पे 720 lakhs। अब हमें रियल समझ में आया। क्या समझ में आया हमने रियल, कि भाई असल में क्या हुआ है, प्रोडक्शन घटा है। तो ये जो पहले हमने किया था, जो 100 से 108 हुआ था, 100 से 108 मतलब देखो अब दो कंसेप्ट हमारे आ गए। एक तो हमने जो जीडीपी पहले कैलकुलेट करी थी वो किस पे करी थी, करंट प्राइसेस पे। किस पे? करंट प्राइसेस पे। और अब जो हमने जीडीपी कैलकुलेट करी है वो किस पे करी है, बेस ईयर के प्राइसेस पे। किस पे? बेस ईयर के प्राइसेस पे। तो जो करंट प्राइसेस पे जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। रियल, सॉरी वेरी Nominal. सॉरी, कोई नहीं, नॉमिनल जीडीपी। विजय भाई हमारे साथ बैठे हैं, वो एक भी वर्ड बोर्ड पे गलत नहीं लिख देंगे भाई, ये इसीलिए हमने उनको बैठा रखा है। दूसरा बेस ईयर क्या रहेगा भाई, बेस ईयर क्या रहेगा, क्या रहा? रियल जीडीपी। हाँ, रियल। जो रियल तुम्हारी इकोनॉमी की कंडीशन है वो कौन बताएगा अपने को, रियल। बेस ईयर पे। जब हम एक बेस ईयर मान के कैलकुलेट करेंगे, मतलब ठीक है ना, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर का ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर्मूला बेसिकली इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। अच्छा, इसमें सब है। जीएनपी डिफ्लेटर क्या रहेगा, नॉमिनल जीएनपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल और रियल में बस फर्क कितना है बताना फिर से, रियल किस पे रहेगा, बेस ईयर प्राइसेस पे रहेगा, और नॉमिनल किस पे रहेगा, करंट ईयर। तो तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं भाई, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या परेशानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचते हैं जीडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। और अब जो हम पढ़ेंगे ना भाई, यूपीएससी करोल बाग और मुखर्जी नगर में 10 लाख लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यह भी जो कंसेप्ट है ना, ये 99% लोगों को मतलब इसमें कंफ्यूजन रहता है, या उन्हें रट रखा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मतलब रट ऐसे रखा है कि अगर वो पेपर से पहले नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन आज हम इतना मतलब बेसिक से उस चीज को समझेंगे ना, मतलब जो सबसे टिपिकल पार्ट है, अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो वही वो यही है जो अब हम करने वाले हैं जीडीपी का। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टीचर्स एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको बताते नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला बता के और निकल लेते हैं। लेकिन चलिए आते हैं, पढ़ते हैं। तो हम तीन चीजों की बातें करते हैं भाई, एमपी मार्केट प्राइस, बीपी बेसिक प्राइस, और तीसरा एफसी फैक्टर प्राइस। अच्छा, बीसी नहीं है कहीं भी आप फील मत करो ज्यादा। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। एक्चुअली में हम क्या ले रहे हैं ना, अब हम आगे हम बंद कर देते हैं, क्या दिख रहा, फैक्टर कॉस्ट नहीं दिख रहा, हाँ
सही ना दिख रहा फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिख रहा? अरे नहीं नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ओके ओके रिपोर्ट है, है थोड़ा। ठीक है। देखिए भाई, अच्छा अब अगला स्टेप हम है ना देखेंगे कि एक्चुअल में इनकम अकाउंटिंग होती कैसे है। लेकिन उससे पहले हम ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हम जो प्राइस इंटू क्वांटिटी की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो प्राइस कौन सा हम ले रहे हैं, समझ रहे हो? अब हम क्वांटिटी तो भाई फिक्स है कि कितने प्रोड्यूस हुए, लेकिन हम प्राइस कौन सा ले रहे हैं? मार्केट प्राइस ले रहे हैं जो मार्केट में अभी चीज आई है, या हम फैक्टर कॉस्ट ले रहे हैं जो कंपनी के फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई उसके बाद कितना उसका नेट है। तो बेसिकली हम जब नॉर्मल सा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा चीजें नहीं आती। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो अंदर की बात है, मतलब थोड़ा आप ढंग से सोचेंगे तब आपको ध्यान आएगा, अरे हाँ ये भी होता है, ठीक है। तो हम पहली बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। जैसे नाम से ही बता रहा है, फैक्टर कॉस्ट, cost of all the cost that is incurred in all the factors। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई चीज अगर फैक्ट्री में बनी है तो उसको बनने में नेट कॉस्ट उसका कितना है, नेट फैक्टर वही है, क्या है? फैक्टर कॉस्ट। अच्छा मान लो मैं एक बात करूं, एक वाटर बोतल का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। अच्छा वाटर बोतल के लिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास भाई? उसके एक प्लास्टिक है, ऊपर से पैकिंग है, पानी है। अच्छा अब वो फैक्ट्री कहीं पे लगी भी होगी तो वहां एक जमीन भी दे रखी होगी। उस वाटर बोतल को बनाने के लिए क्या मजदूर भी लगे हुए होंगे, तो उनको क्या देना पड़ेगा? वेस्ट देना पड़ेगा, समझ रहे हो? और तीसरा हमने क्या, उस बोतल के लिए कंपनी ने क्या लिया होंगे? पैसे उठाए होंगे, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो जितने भी अपने चारों फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं भाई विजय? लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चारों में उनको क्या क्या मिलते हैं? लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो उस बोतल को बनाने के लिए जहां जहां पैसा गया है, जो हमने वो है फैक्टर कॉस्ट नेट। तो वो मान लो 20 रुपए है, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि बोतल की कीमत 20 रुपए है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है भाई। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्यों? हमने एक चीज इग्नोर कर दी। क्या चीज हमने इग्नोर कर दी? कि देश को कौन चला रही है? गवर्नमेंट। और हर चीज देश की किसके अंडर में है? गवर्नमेंट। और हर चीज पे जो मतलब उस वाटर बोतल का प्रोडक्शन हो रहा है, वाटर बोतल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस पे गवर्नमेंट लेट से पानी पे, क्योंकि पानी एक बहुत ही एसेंशियल चीज है और हमारा देश क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर वाली चीजें, एसेंशियल वाली चीजें हैं, उन पे क्या प्रोवाइड करती है हमारे पास? सब्सिडी। और दूसरा, गवर्नमेंट हर चीज पे क्या लगाती है? टैक्स। हम एक छोटे से छोटे कुरकुरे के पैकेट से बड़ी सी बड़ी कार भी खरीद लेंगे, उस पे क्या लगा रही होगी? गवर्नमेंट टैक्स। उसी तरीके से जो भी सामान किसके पास आ रहा होगा बोतल बनने के लिए, उस पे गवर्नमेंट क्या लगा रही होगी? टैक्स। तो यहां दो चीजें, वाटर बोतल के प्रोडक्शन के लिए, वाटर बोतल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? उसमें गवर्नमेंट दो ही चीजें कर सकती है। एक तो प्रोडक्शन पे क्या लगा रही होगी? टैक्सेस लगा रही होगी। और दूसरा, मान लो कोई एसेंशियल चीज है या कोई भी आइटम जो वाटर बोतल बनने के लिए है, उस सभी चीजों के लिए समझ लो आप, वाटर बोतल बनने के लिए है, उस पे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही होगी? सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही होगी। तो देखो, बेसिक प्राइस एक्चुअल में फैक्ट्री को वो वाटर बोतल कितने की पड़ी एक्चुअल में, वो क्या है? बेसिक प्राइस है। वो क्या है भाई? बेसिक प्राइस है। तो यहां देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नहीं समझ आए तो बात करेंगे फिर। बेसिक प्राइस क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर्स इनकम के हैं, उनको जो पैसा दिया, उन जो नेट सारा बोतल बनने के लिए प्रोडक्शन में जो खर्चा हुआ, वो तो फैक्टर कॉस्ट वाला खर्चा हो गया। प्लस में फैक्ट्री ने क्या दिया होगा? टैक्स भरा होगा, उस बोतल पे जो टैक्स लगा होगा, और वो किस पे? प्रोडक्शन वाला। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन टैक्स।
और जो गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी दी होगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट। तो प्रोडक्शन सब्सिडी, हम पहले गवर्नमेंट का रोल इग्नोर करते, पहले जो अकाउंटिंग होती थी उसमें ये चीज कंसीडर नहीं की जाती थी, लेकिन इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें इन चीजों को कंसीडर किया जाता है भाई, और एक्चुअली में होना भी चाहिए। जो हम इग्नोर कर रहे थे, हो सकता है ये बहुत बड़ी वैल्यू भी निकल के आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत देश में हर चीज पे टैक्स लगता है भाई, हवा के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा और ड्रीम्स के अलावा। और भाई कोरोना में तो ऑक्सीजन पे भी आपने देखा था क्या हाल हो रहा था। तो मतलब भारत देश में तो कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज पे टैक्स है, गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स लगाएगी। तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं भाई, बेसिक प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, और इस चीज को मैं क्या लिख देता हूं, नेट इनडायरेक्ट इस चीज को नेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, क्या बोल दिया हमने, नेट इनडायरेक्ट प्रोडक्शन टैक्स, या हम, अच्छा इनडायरेक्ट तो हमने लिख दिया, अच्छा सॉरी, नेट प्रोडक्शन टैक्स बोल देते हैं, ठीक है भाई, नेट। अब नेट में वही मैंने बताया क्या क्या होगा, नेट में क्या रहेगा, टैक्स में से सब्सिडी घटाते हैं, इतनी बात आ गई भाई समझ में। तो मतलब फैक्टर कॉस्ट से हम बेसिक प्राइस में जाते हैं, तो सारी जो भी चीजें होती है वो क्या होगी, प्रोडक्शन वाली कंसीडर होगी। क्या वाली कंसीडर होगी भाई, ये जो मैं फॉर्मूले जो भी कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ना, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान से देखो। चलो हाँ, अब ये बेसिक प्राइस पे जब ये चीज पहुंच चुकी है, अब ये क्या बन चुका है, अब ये प्रोडक्ट बन चुका है, अब ये रियल प्रोडक्ट है वो, अब रियल हम बोल सकते हैं कि वो वाटर की बोतल का नेट प्राइस है, क्या है। अब फैक्ट्री से वो चीज कहां जाएगी, मार्केट में जाएगी, और अब उस पे क्या डिसाइड होगा, मार्केट प्राइस डिसाइड होगा, जो जिस प्राइस पे वो चीज किन्हें मिलेगी, हमें मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो बाकी और चीजों के अलावा वही काम गवर्नमेंट अब इस प्रोडक्ट पे क्या लगा रही होगी, प्रोडक्ट अब ये बन चुका है, इस पे गवर्नमेंट दो ही काम कर रही होगी, एक तो टैक्स और एक सब्सिडी। भाई किसी भी चीज पे गवर्नमेंट क्या है, जैसे जो वेलफेयर वाली जो एसेंशियल चीजें होती है ना, उस पे कुछ खर्चा गवर्नमेंट खुद भुगतती है, वही होती है सब्सिडी, और कुछ पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, चार्ज करती है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि पहले गवर्नमेंट उस चीज पे चार्ज करके टैक्स इकट्ठा करती है, और उस टैक्स को ही किस सब्सिडी के थ्रू क्या करती है, वेलफेयर के लिए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। समझ रहे हो बात को, यही गवर्नमेंट का बेसिकली यही काम है, ठीक है, टैक्स लगाना और सब्सिडी देना। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो बेसिक प्राइस से हम मार्केट प्राइस में, यहाँ ये प्रोडक्ट बन चुका है, अब प्रोडक्ट पे होगा जो भी गवर्नमेंट करेगी, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, बेसिक प्राइस। अगर आपने पहले वाला समझ लिया होगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। मार्केट प्राइस क्या होगा, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स। अब ये प्रोडक्ट है भाई, ध्यान रखो, देखो रटोगे ना इन फॉर्मूलों को कभी समझ नहीं आएंगे, जिंदगी में भी समझ नहीं आएंगे, कितना भी तुम 10 बार रट लेना 10 बार भूलोगे, एक बार अच्छे से ध्यान लगा के समझ लो। माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। आगे हम अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम मेथड्स देखेंगे, स्पेसिफिकली जो जीवीए वाला मेथड होगा, क्योंकि उसी में प्रोडक्शन की बात होगी, बाकी सभी में तो हम दूसरे तरीकों से कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जीडीपी एट हम एमपी निकाल रहे हैं, जीडीपी एट हम बेसिक प्राइस निकाल रहे हैं, जीवीए एट एमपी निकाल रहे हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस निकाल रहे हैं। तो उन सब के लिए हमें इन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो इन फॉर्मूले में कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो, एक्चुअली में हम दो प्राइसेस की बात करेंगे भाई, कौन कौन से दो प्राइसेस की, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। बीच वाला तो हमने समझने के लिए लिया है, ठीक है, तो हमें इनके लिए अब रिलेशन चाहिए, इनके लिए रिलेशन चाहिए। तो देखो इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो, हमें कौन कौन चाहिए, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बेसिक प्राइस को। तो देखो बेसिक प्राइस की वैल्यू, बेसिक प्राइस की वैल्यू 3 से उठा के मैं किस में डाल दूं, किस में डाल दूं, 1 से उठा के 3 में डाल दूं। और इसको मैं नेट क्या बोल दूंगा, फिर से बताना, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। ठीक है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो एमपी क्या हो जाएगा, बेसिक प्राइस की जगह ये रखेंगे एफसी प्लस प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, क्या बोलेंगे इसको, नेट प्रोडक्शन टैक्स प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एमपी और एफसी का। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से ऊपर बड़े बड़े में लिख देते हैं। मैंने भाई पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने में, नहीं समझ आया तो भगवान ही मालिक आपका। एमपी इक्वल्स टू एफसी प्लस प्रोडक्शन नेट 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 प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। नेट प्रोडक्शन कौन में क्या क्या है, नेट प्रोडक्शन में क्या है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। भाई बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं कि दिमाग में छप जाए, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी। मतलब बेसिकली ये दोनों काम ही कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। भाई यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब हम सीधा चलते हैं क्योंकि रात के 1 बजा हुआ है और अभी हमें नींद भी आ रही है। हम सीधा चलते हैं इनकम, मतलब नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और एक्चुअल में जो हमारी नेशनल इनकम है वो कौन सी है। जैसे हम अब जीडीपी एमपी पे बताएंगे, एफसी पे बताएंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जीडीपी एट एमपी क्या होगी, एफसी क्या होगी, वो इस फॉर्मूले में बस आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखो जीडीपी, ये देखो जीडीपी, बस कुछ भी नहीं करना, सेम रहेगा सब कुछ। समझ रहे हो, कोई भी चीज नहीं आएगा। चाहिए यहाँ जीडीपी जीएनपी लिख दो, मतलब तुम्हें एक बार ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, फिर कुछ भी लगा दो आगे, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। जीवीए वाला मेथड भी हम समझेंगे अभी 2 ही मिनट में। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब हम आ रहे हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड कौन कौन से हैं। लेकिन उन मेथड से पहले बिल्कुल बेसिक सी बुद्धि तुम खुद लगाओ कि हमें क्या करना है। देश में टोटल पैसा या टोटल प्रोडक्शन बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, वो कितना है, टोटल कितना है। तो मैं कह रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं, वैल्यू रिसीव्ड इज इक्वल टू वैल्यू सोल्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ। ये तो हमें निकालना ही है भाई, ये तो हमने डेफिनेशन में लिखा था। ये तो वही हो गया ना, प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हमने लिखा ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा कौन भाई, उस वैल्यू ऑफ सर्विसेज के बदले ही तो पैसा दिया जाएगा। वही क्या है, वैल्यू सोल्ड। अच्छा, और कोई किसी चीज को खरीदेगा तो पहले उसके पास होने भी तो चाहिए, तो जितने के खरीदेगा उतना ही वो क्या करेगा, रिसीव। तो ये तो वैल्यू रिसीव्ड है ना भाई। भाई रिसीव क्या होती है, मतलब इनकम। तो ये जो पहला मेथड है ना, यही है इनकम मेथड। और जो कंट्री में मतलब वैल्यू सोल्ड, वो क्या है, सोल्ड का मतलब
अरे कुछ पैसा खर्च करके कोई चीज खरीदेगा, जितना खर्च करेगा वो खर्च, टोटल खर्च वही तो है, टोटल पैसा। ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोल देंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। और सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू अगर हम ऐड कर दें तो ये तीसरा मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। कुछ भी नहीं है, मतलब तो भाई वही है, तुम एक में दो जोड़ लो, दो में एक जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, एडिशन तो सबका सेम रहेगा। मतलब तीनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, मोरलेस तीनों से सेम ही वैल्यू आएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो इसी से हम पहला मेथड जो हमारा है, फिर इसकी थोड़ी से अब हम क्विकली खत्म करेंगे। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो अभी यूज हो रहा है कैलकुलेशन के लिए इंडिया में, कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड। और तीनों ही ओबियस मेथड है, मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ठीक है ना? तो अच्छा, इनके नीचे ही मैं समझा देता हूं, कुछ है ही नहीं मतलब। एक्चुअली में तुमने थोड़े पॉपुलर से वो पढ़े होंगे एक्सप्रेशंस, और तुम सोच रहे हो कि वो तो अभी तक आए ही नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं हमें, लेकिन हम सब कुछ कराएंगे, आप ध्यान से देखो। अच्छा तो बताओ भाई, इनकम कौन रिसीव कर रहा होगा? किनको इनकम मिल रही होगी? बताओ। लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो टोटल इनकम मिल रही होगी वही तो इनकम है। और इनकम कहां कहां से जनरेट हो रही होगी? किन से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी बताया था कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, बताओ भाई, एंटरप्राइज, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। देखो आजकल क्या है ना, एक प्रोनाउंसिएशन का बहुत गेम चल रहा है, इसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। और हम इसको अगर डायरेक्ट देखें तो हम बोले एंटरप्रेन्योरशिप। भाई अमेरिका वाले क्या बोलेंगे? इसको एंटरप्रेन्योरशिप ही बोलेंगे, वो ओबियस बोलते हैं, जो दिख रहा है वही। लेकिन एक्चुअली में इंडिया में क्या है ना, हर चीज की होड़ लगी होती है। वो प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है वो मुद्दा नहीं है, एक्चुअल में हम किसी की प्रोनाउंसिएशन कॉपी कर रहे हैं, सही गलत का मुद्दा नहीं है। और इंडिया वाले तो है ही कॉपी कर। चलो, लैंड पे क्या मिल रहा होगा भाई? कौन सा इनकम मिल रहा होगा लैंड पे? किस टाइप का इनकम मिल रहा होगा? रेंट। इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। लेबर पे क्या मिल रहा होगा? वेजेस, डब्ल्यू। कैपिटल पे क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट, आई। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या मिल रहा होगा? प्रॉफिट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ सोचना है ही नहीं यार। तो इनकम मेथड का मतलब क्या है? जीडीपी क्या हो जाएगी इनकम मेथड के हिसाब से? बताओ। आर डब्ल्यू आई प्लस पी। लो भाई, पहला मेथड हो गया खत्म, सब कुछ को जोड़ दो, ये अपना क्या बन गया भाई? एक मिश्रित आय भी जोड़ा पड़ेगा। हाँ, मिक्स्ड इनकम भी जुड़ती है। देखो मिक्स्ड इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं वो सेपरेटली अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बेसिकली इनको समझना है, ठीक है भाई? एक अच्छा डाउट आया मिक्स्ड इनकम का, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम खराब हो जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है? दूसरा हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर। इन चीजों को खरीदने के लिए टोटल खर्च कितना हुआ, वही तो क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली इकोनॉमी में खर्च करने वाले होते कौन कौन है, वही हमें समझना है, और तो कुछ है नहीं। तो कौन कौन खर्च करते हैं भाई, बताओ? कहां कहां खर्चा होता है? नंबर एक खर्चा, सबसे बड़े खर्चेवान कौन होते हैं? हाउस होल्ड। इनसे ऊपर तो खर्चे वाला कोई है नहीं। दूसरा कौन खर्च करेगा भाई? प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं भाई? इन्वेस्टमेंट। अरे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरा भाई और खर्च, देखो हाउस होल्ड हो गई, कंपनी हो गई, कौन बचा देश में? गवर्नमेंट। तीसरा कौन बचा? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, या इन्वेस्टमेंट के साथ हम एक्सपेंडिचर लगा देते हैं। क्यों? मतलब भाई इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में खर्चा ही तो है।
वही आगे प्रॉफिट देगी। देखो ये सभी इंटरचेंजेबल है एक दूसरे में। देखो ये निशान लगा दिया मैंने, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। हाउस होल्ड का भी मैंने क्या लिख दिया, एक्सपेंडिचर। और चौथा भाई एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या हो रहे होंगे, एक्सपोर्ट, कुछ पैसा बाहर, कुछ अंदर, बाहर और अंदर, और उन बाहर और अंदर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। जो पैसा देश से बाहर जा रहा है वो क्या है, इंपोर्ट वाला। और जो पैसा देश के अंदर आ रहा है वो कौन सा है, एक्सपोर्ट वाला। अरे जो हमारी चीज पे पैसा हमें मिलेगा बाहर बेच के वो क्या है, एक्सपोर्ट। और जो पैसा हम देंगे जो बाहर से आएगा वो क्या है, इंपोर्ट। मतलब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना इंपोर्ट पे, समझ रहे हो? नहीं आई बात समझ में? तो समझ में आ रही है। हाँ तो ठीक है। ये टोटल, इसको मैं नेट क्या बोल सकता हूँ, हैं? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स माइनस नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकता हूँ। नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या हम बोल सकते हैं नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो बस भाई इसको मैं डिनोट करता हूं इकोनॉमिक्स में सी से। इसको भाई कंजम्पशन, क्योंकि हाउस होल्ड में एक्चुअली में क्या होता है, कंजम्पशन होता है, प्राइवेट, ठीक है ना, चीजों का मतलब बेसिक चीजों का जो हमें यूज, तो इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो दूसरा जो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जीडीपी क्या आ गया भाई, सोचना नहीं है कुछ भी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सभी से सेम ही जीडीपी आएगा, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये दो मेथड कितने बेसिक से मेथड थे, कुछ भी इसमें था, कुछ भी नहीं था भाई, यहां तक कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्या है, इसमें तो कुछ लिखना जरूरत ही नहीं है। इसमें तो क्या है, वैल्यू एडेड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या हो गया, बस इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब वही यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि वैल्यू एडेड कौन से वाली, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कौन सी वैल्यू एडेड, मार्केट प्राइस वाली या फैक्टर कॉस्ट वाली, ठीक है। तो यहां हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा जीवीए का, ग्रोस वैल्यू एडेड, किस पे, मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे, और कौन सी एक्चुअल में जीडीपी हम मानते हैं। ये सब चीजें एक जीवीए का पूरा ही कॉन्सेप्ट जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना, मार्केट प्राइस वाला, बेसिक प्राइस वाला और फैक्टर कॉस्ट वाला। और एक्चुअल में जो देश में जीडीपी कैलकुलेट होती है वो फैक्टर कॉस्ट वाली काउंट होती है, मार्केट प्राइस वाली काउंट होती है। ये सब डाउट्स आपके होंगे अगले वीडियो में क्लियर। तो आज के लिए यहीं तक बेसिक ये नेशनल इनकम का वीडियो था। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, सब क्लियर है। और हाँ, इतना मतलब डीप और इतना तरीके से मतलब बताने को तो क्या है कि भाई बहुत ऊपर से भी इन चीजों को बताया जा सकता है, लेकिन एक एक चीज अंदर की एक्सप्लेन यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी। कोचिंग वाले भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक्चुअली रिवीजन का है, तो हम कोई व्यूज या उन चीजों के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारा खुद का ही रिवीजन के लिए का पर्पज हमारा रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जीवीए समझेंगे और एक्चुअल में जीडीपी कैलकुलेशन समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।